आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दीदी। आज की यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि दीदी यदि आप स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत सीएलएफ बुक कीपर की नौकरी के लिए आवेदन किए हैं या आईसीआरपी के लिए या आईपीआरपी के लिए, यानी स्वयं सहायता समूह में कोई भी वैकेंसी वगैरह निकलती है उसका लिखित पेपर होता है, तो उस लिखित पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसी के ऊपर आज की यह वीडियो मैंने बनाई। तो दीदी समूह में नौकरी प्रश्न उत्तर नाम का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, आप इस चैनल पर जा करके देख सकते हैं। यदि आप लोग फर्स्ट सेकेंड 4, 5 भाग नहीं देखे हैं, इस पर जो प्रश्न उत्तर के ऊपर हम बनाए हैं वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकती हैं। हम जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। 226वां प्रश्न है, एसएचजी में कितने पदाधिकारियों का चयन किया जाता है? एसएचजी बोले तो दीदी स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने पदधारियों का चयन किया जाता है? तो यहाँ इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपके सामने ये 4 ऑप्शन आएंगे। जो ऑप्शन सही होगा उसी पर आपको जो है सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए A3 पदाधिकारी, B4, C5, D2, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह में 3 ही पदधारियों का चयन किया जाता है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तो आपका सही जवाब हो जाएगा A। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, VO में कितने पदाधिकारियों का चयन किया जाता है? VO दीदी VO बोले तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम संगठन जिसको कहते हैं। आपके ग्राम संगठन में कितने पदधारियों का चयन किया जाता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये 3, B4, C5, D2, तो आपका सही जवाब हो जाएगा C। 5 पदाधिकारियों का चयन किया जाता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष। ठीक है दीदी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सीएलएफ में कितने पदधारियों का चयन किया जाता है? सीएलएफ बोले तो दीदी संकुल स्तरीय संघ जिसको कहते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, तो संकुल स्तरीय संघ में कितने पदधारियों का चयन किया जाता है? तो A2, B3, C4, D5, तो आपका सही जवाब हो जाएगा D5। सीएलएफ में जो होता है दीदी 5 प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव एवं कोषाध्यक्ष। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, जो दीदी आईपीआरपी के लिए वैकेंसी डाली होंगी तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूपीएसआरएल संरचना में आईपीआरपी कहाँ तैनात हैं? यूपीएसआरएल बोले तो दीदी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। संरचना में आईपीआरपी कहाँ तैनात है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ये पंचायत स्तरीय संगठन, B ग्राम स्तरीय संगठन, C संकुल स्तरीय संगठन और D ब्लॉक स्तरीय संघ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा C संकुल स्तरीय संगठन। जो आईपीआरपी होती है संकुल स्तरीय संघ की ही कैडर होती है, संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत इनकी तैनाती की जाती है। 230 नंबर प्रश्न है, ग्राम संगठन को LH आजीविका निधि के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो LH बोले तो दीदी आजीविका निधि, ठीक है, लाइवलीहुड फंड जो आता है ग्राम संगठन में कितनी राशि आती है? तो 4 ऑप्शन है। तो ये 5 लाख, B 50,000, C 2 लाख, D 1 लाख, तो आपका सही जवाब हो जाएगा C 2 लाख। तो ग्राम संगठन में जो आजीविका निधि के रूप में धनराशि आती है तो 2 लाख रुपया आती है, याद रख लीजिए दीदी। उसके बाद अगला प्रश्न है, आरएफ के रूप में समूह को कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये 50,000, B 15,000, C 1,10,000, D 5,000, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा B 15,000। आरएफ के रूप में समूह को जो राशि प्रदान की जाती है तो 15,000 रुपया प्रदान की जाती है। तो आपका अगला प्रश्न है, सीआईएफ के रूप में समूह को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 4 ऑप्शन है। ये 1,10,000, B 1 लाख है, C 1.5 लाख, D जो है 50,000, तो आपका सही जवाब हो जाएगा A 1,10,000, क्योंकि CIF जो समूह में आता है 1,10,000 ही आता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, CIF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। A कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, B कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, C कम्युनिटी इनोवेशन फंड, D क्लस्टर इन्वॉल्वमेंट फंड, तो आपका सही जवाब हो जाएगा B कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड।
तो यहाँ पे देखिए सी से हो गया कम्युनिटी, आई से हो गया इन्वेस्टमेंट और एफ से हो गया फंड। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है सीएलएफ बी के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे पूछा जा रहा है, कम से कम तो नहीं पूछा जा रहा है, अधिकतम। तो यहाँ पे देखिए ये 55, बी 45, सी 50, डी 60। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, अधिकतम 45 जो है 45 वर्ष उम्र होनी चाहिए सीएलएफ बुक कीपर की नौकरी में आवेदन करने के लिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले क्या करते हैं। तो ये प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी स्टफिंग, डी मोटिवेटिंग। आपका सही जवाब हो जाएगा ए प्लानिंग। का अगला प्रश्न है बीजीएफ क्या होता है। तो ए विलेज गैप फंड, बी विकास ग्रामीण फंड, सी वियाबिलिटी गैप फंड, डी विद्युत ग्रामीण फंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी वियाबिलिटी गैप फंड। और ये फंड जो है संकुल स्तरीय संघ में ही आता है। तो आपका अगला प्रश्न है 237 बकरी पालन किस में आता है। ए फार्म लाइवलीहुड, बी नॉन फार्म लाइवलीहुड, सी दोनों में से कोई नहीं और डी ए और बी दोनों। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नॉन फार्म लाइवलीहुड। आपका अगला प्रश्न है 238 NRETP का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, बी नेशनल रूरल इकोनॉमिक टेक्निक प्रोजेक्ट, सी नेशनल रूरल एंटरप्रेन्योरशिप टेक्निक प्रोजेक्ट, डी नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है NRETP के तहत कितने जनपदों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ये 15, बी 17, सी 19, डी 25। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी 17 जनपदों को शामिल किया गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 240 RF क्या होता है। ये रिसीविंग फंड, बी रिस्क फंड, सी रिवॉल्विंग फंड, डी रिपेमेंट फंड। आपका सही जवाब हो जाएगा सी आरएफ जो होता है रिवॉल्विंग फंड होता है। आरएफ को रिवॉल्विंग फंड भी कहते हैं। यहाँ पे आप सब देख सकती हैं मैथ से भी संबंधित प्रश्न आएंगे। जो मैथ से संबंधित प्रश्न रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। 11 से भाज्य संख्या है तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 0, 3, 4, 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है 5 ऑप्शन आएंगे आपके सामने। तो जो ऑप्शन आपका सही हो उसी पर आपको जो है सही का निशान लगाना होगा और इस सवाल को मैथ को जो है आपको हल करना होगा। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ए 54,972। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन में जो संख्या दिया गया है यही संख्या सबसे बड़ी संख्या है। मान लीजिए मैथ से रिलेटिव प्रश्न उत्तर इसी प्रकार से आएंगे। आपका अगला प्रश्न है 66 गुणे 66 माइनस 5 बराबर क्या होगा। पहले आपको 66 में 66 से गुणा करना होगा। गुणा करने के बाद 5 को घटा देना है। उसके बाद जो आंसर होगा उसमें से आप टिक लगाना है। जो आंसर आपका सही हो उस पे सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा 4484। ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है 42 गुणे 42 गुणे 42। तो यहाँ पे देखिए गुणा करना है। गुणा करिए और जो ऑप्शन आपका सही हो उसपे सही का निशान लगाइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए 74,088। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 44,502 गुणे 5 माइनस 6 क्या होगा। पहले देखिए 44,502 गुणे 5 करना है। उसके बाद 6 को घटा देना है। उसके बाद जो ऑप्शन आपका सही हो उस पे आपको जो है सही का निशान लगाना है।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2,22,504। आपका अगला प्रश्न है 12,000 को 6 लोगों में बांटने पर कितनी धनराशि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगी। यानी 12,000 रुपया है और 6 लोगों में बांटना है, तो आपको जो है 12,000 में से 6 लोगों को बांटना है, तो एक सदस्य को कितना रुपया पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे देखिए 2 छक 12, तो 2,000 रुपया सबको पड़ेगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी 2,000। यदि आपका अगला प्रश्न है 248, 15,000 में से 4,000 घटाकर उसको 11 लोगों में बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे यदि आप 15,000 में से 4,000 घटा देते हैं तो यहाँ आपका जो है 11,000 बचेगा। तो 11,000 में से आपको 11 लोगों में बांटना है। बांटने के बाद जो है प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि प्राप्त होगी ये आपको बताना है। यहाँ जब 15,000 में से 4,000 जब आप घटा देते हैं तो यहाँ 11,000 बचेगा। तो 11,000 में जो है 11 से भाग देना है। भाग देने के बाद निष्कर्ष निकल जाएगा कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी धनराशि मिल रही है, प्राप्त हो रही है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको इस सवाल को आपको जो है स्वयं सॉल्व करना है, लगाना होगा। और यहाँ पे देखिए इसी प्रकार के 4 ऑप्शन रहेंगे और सॉल्व करके जो ऑप्शन सही हो उस पे आपको जो है टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ए 1,500 रुपया, बी 1,200 रुपया, सी 1,100 रुपया, डी 1,000। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी 1,000 रुपया एक व्यक्ति के हिस्से पर प्राप्त होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 52,000 में से 7,000 घटाकर उसमें 5,000 की राशि जोड़कर उसको 20 व्यक्तियों में बराबर बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो बहुत इजी प्रश्न है ये। यहाँ पे देखिए 52,000 रुपए में से 7,000 घटा दीजिए। आपके पास 52,000 रुपया है तो उसमें से 7,000 घटा दीजिए, पर उसमें 5,000 की राशि और घटाने के बाद जो राशि बचती है उसमें 5,000 की राशि और जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 20 व्यक्तियों में बराबर बांटने पर 20 व्यक्तियों में बराबर बांट दीजिए। कितने व्यक्तियों में? तो 20 व्यक्तियों में बराबर बांट दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो धनराशि प्राप्त होगी 2,500 रुपया प्राप्त होगी। बी उत्तर आपका सही है और इसको आप लोग अपने हिसाब से हल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक गाँव में 5 महिलाएं मजदूरी का काम करते हैं। उन्हें हर महीने 5,000 मानदेय प्राप्त होता है। वादा किया गया किंतु फंड न होने की दशा में उन्हें उनके मानदेय से 250 रुपया कम करके दिया जाने लगा। अब उन महिलाओं को कितना मानदेय मिलेगा। यानी एक गांव में 5 महिलाएं मजदूरी का कार्य करती थी। उन्हें हर महीने 5,000 रुपया दिया जा रहा था और सरकार के खाते में जो है फंड की कमी आ गई, जिससे जो है उनको 250 रुपया कम करके दिया जाने लगा। अब उन महिलाओं को कितना मानदेय मिलेगा। 250 रुपया कम कर दिया गया है 5,000 में से, अब उनको कितना मानदेय मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। 2,750 रुपया, बी 3,750 रुपया, सी 4,750 रुपया, डी 5,750 रुपया। तो कितना माइनस करना है 250 रुपया कम करके दिया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 4,750 रुपया। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जानकारी आप सबको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।